चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ में पाले ने भी लोगों की मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा दिया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी कोहरे का कहर जारी है, जिससे कि आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही 12 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी मार फसलों पर भी पड़ रही है और फसल बर्बाद हो रही है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोहरा पाला लगातार जारी है, फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में तापमान काफी ज्यादा नीचे चला गया है। ऐसे में सुबह के वक्त और शाम के वक्त तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों में परेशानी भी बढ़ गई है। बारिश भी कई इलाकों में हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है और 12 दिसंबर के बाद भी बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। हालांकि मौसम विज्ञान का यह भी कहना है कि अभी कुछ वक्त और ठंड पड़ेगी, अभी राहत मिलने जैसे आसार नहीं नजर आ रहे हैं। तो वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर कोहरे का कहर जारी है और 12 दिसंबर के बाद से ही बर्फबारी नहीं हुई है। तो पहाड़ से मैदान तक सर्दी का सितम जारी है और पहाड़ों में पाला भी पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में कोहरा है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग काफी परेशान हैं। तो सर्दी का सितम देश के कई हिस्सों में इस वक्त जारी है और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषिकेश से आशीष ढोभाल हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, पहाड़ से लेकर मैदान तक बताइए, उत्तराखंड में सर्दी का सितम किस कदर जारी है और साथ ही मौसम विभाग का क्या कहना है कि आने वाले दिनों में क्या राहत मिल सकती है? अमनदीप, जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ दिनों में राहत मिलने की संभावना है, लेकिन इस समय जो पहाड़ की स्थिति है, पानी के झरने जो हैं वो जमने लग गए, पानी के नल जो पहाड़ी इलाकों में हैं वो जमने लग गए, पानी की दिक्कतें होने लग गई। खासकर जो सीधा असर पड़ा है मौसमी सब्जियों पर पड़ा है, मौसमी फसल पर पड़ा है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ की जो खेती होती है वो बारिश पर आधारित होती है। बारिश ना होने से खेतों में पानी नहीं है, जिसके चलते किसानों की फसल सूख रही है और मौसम में सब्जी की जो डिमांड बढ़ जाती है उस पर भी असर पड़ना पड़ गया है। टमाटर की फसल लगातार खराब होती जा रही है। मौसमी फल, माल्टा और जो और तरह के पहाड़ी फल हैं उन पर बहुत बुरी असर पड़ रहा है, जिसके चलते किसान परेशान है। और साथ ही यहाँ जो कोहरे ने अपना सितम मैदानी इलाकों में बरसाया है, उससे यहाँ वाहनों की रफ्तार पर फर्क पड़ गया है। बाहर से आने वाली जो फ्लाइटें हैं वो लेट हो रही हैं, ट्रेनों का जो टाइम टेबल है वो बिगड़ने लग गया है और जो दैनिक काम पे लोग आते जाते हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सूखी ठंड जो है वो एक साथ इन्फ्लुएंजा और तरह तरह की जो बीमारी है, हार्ट के पेशेंट के लिए दिक्कतें हैं, अस्थमा के रोगी जो है उनके लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है। डॉक्टर भी इस मौसम में सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। जी अमनदीप, तो अभी कुछ और दिन वक्त लगेगा मौसम को ठीक होने में, लेकिन फिलहाल अभी सर्दी का सितम उत्तराखंड में जारी रहेगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आशीष आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस राज्य में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और सीएम धार्मिक ने निर्देश दिए हैं कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होंगे और सीएम ने जन सहभागिता के साथ ही ये कार्यक्रम कराने के निर्देश भी दिए हैं। और 22 जनवरी को सभी प्रमुख मंदिरों और साथ ही गुरुद्वारों में प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा और 22 जनवरी को राज्य में ड्राई डे रहेगा, यानी कि शराब की बिक्री 22 जनवरी को नहीं होगी। सीएम ने कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों पर बड़े स्तर पर सफाई अभियान भी चलाया जाए। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर की और ऐसे में उत्तराखंड में भी तैयारियां की गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यूपी में तो हम तैयारियां देख रहे हैं, भव्य तैयारियां, लेकिन उसका असर अब उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। बताइए किस तरह की तैयारियां हैं उत्तराखंड में 22 जनवरी को लेकर? देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल बेहद अहम बैठक की, जिसमें जितने भी जिलाधिकारी हैं, 13 के 13 जिलाधिकारी, उनको ये निर्देश दिए गए कि अपने यहाँ जितने भी जिले के भीतर बड़े मंदिर हैं उनमें एक बड़े आयोजन किए जाने हैं, जिसमें राम मंदिर पर विशेष जो भजन संध्या है उनका आयोजन होना है और दिन भर कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम इन मंदिरों में होते रहेंगे। पूजा अर्चना तो होते रहती है, लेकिन इसके अलावा कोई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, यहाँ पर कोई विशेष गायक बुलाए जाएंगे जिस पर कार्यक्रम होंगे।
जिसके तहत 15 मंदिर पूरे प्रदेश में बड़े मंदिरों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें विशेष तौर पर अल्मोड़ा का जो कटारमल सूर्य मंदिर है, नैनीताल का नैना देवी मंदिर है, इसी तरीके से पिथौरागढ़ का जो राम मंदिर है वहां पर भी भव्य कार्यक्रम होंगे। कैंची धाम है नैनीताल के करीब स्थित, तो वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इसके साथ ही इन मंदिर परिसरों में बड़ी संख्या में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें सरकार के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे और साथ ही आम लोग तो हिस्सा लेंगे ही लेंगे। इसके साथ ही हर गांव में और हर पालिका क्षेत्र में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि आप जाइए और सफाई अभियान चलाइए, और उसके साथ ही विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी होने वाला है। एक तरीके से कहा जाए तो अयोध्या में भले ही राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन 14 तारीख से यानी उत्तरायणी से लेकर के 22 जनवरी तक लगातार उत्तराखंड यानी देवभूमि में भी इस तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं। और पूरी देवभूमि, जहां पर ज्यादातर मंदिर शिव और आपको मां भगवती के मिलेंगे, लेकिन पूरा का पूरा जो माहौल है वो इस समय राममय होने जा रहा है। और इसी वजह से सरकार ने तैयारियां की हैं, और सरकार ने अपने स्तर पर जो तैयारियां की हैं वो तो हैं ही, लोग भी अपने स्तर पर जबरदस्त उत्साहित हैं। महिलाओं की कीर्तन मंडलियां गांव-गांव में तैयार हैं, और अभी से हम देख रहे हैं कि जहां पर भी हम जा रहे हैं, चाहे वो मंदिर छोटे हों या बड़े हों, महिलाएं शाम को जुट रही हैं और भगवान राम के भजन कि राम आएंगे और हम मंदिर सजाएंगे, घर सजाएंगे, आंगन सजाएंगे, इस तरीके के भजन जो है वो लगातार जो है अब यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही जितने भी आश्रम हैं, वृद्धाश्रम हैं, वहां पर भी विशेष कार्यक्रम कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। सफाई अभियान चलाए जाएंगे, उसके साथ ही वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी तैयारी की है, संघ और बीएचपी कार्यकर्ताओं ने अपनी तैयारी की है, और आम लोगों की जो तैयारी है वो अभी भले ही न दिख रही हो, लेकिन आम लोग इतने उत्साहित हैं कि कब राम मंदिर का उद्घाटन हो और कब वो यहाँ से अयोध्या जाएं, इसको लेकर के अच्छा खासा उत्साह लोगों के भीतर है। तो बिल्कुल देखिए, सभी को बेसब्री से इंतजार है 22 जनवरी का, और ऐसे में उत्साह लोगों में बेहद खास है, और ऐसे में दूर दूर से लोग अयोध्या भी पहुंचने लगे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री धामी की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। राज्य कर्मचारियों को 4% महंगाई बढ़ाने का फैसला लिया गया है, और सीएम धामी ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते की पत्रावली को मंजूरी दे दी है। और अब शनिवार को राज्य कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते को आदेश भी जारी हो सकता है। और सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा फैसला सीएम धामी की तरफ से लिया गया। राज्य कर्मचारियों को सीएम धामी ने एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया गया। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर बस स्टेशन पर अब निजी अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डीएम नैनीताल को आदेश दिया है कि जो भी प्राइवेट अतिक्रमणकारी हैं उनको भी हटाने की कार्रवाई शुरू करें। कोर्ट ने कहा है कि सभी को 1 हफ्ते का नोटिस दें और जवाब के बाद में उनको भी हटाया जाए। अब तक जिला प्रशासन सरकारी अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा था, वहीं कोर्ट ने डीएम नैनीताल को कहा है कि 7 दिनों के भीतर सभी मलबा भी हटाया जाए। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि आप जो इलीगल इंक्रोचर हैं उनको भी सुनवाई करें। 7 दिन के अंदर उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया है, और उसके बाद उन्हें भी हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ में ये क्या कहा गया है, जो इन्होंने अभी मलबा हटा के फुटपाथ के ऊपर जमा कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल को यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप उसे भी 10 दिन के अंदर साफ करेंगे। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई होनी है, जिसके लिए प्रशासन ने अब 65 दुकानदारों को नोटिस भी दिया है, जिन्हें दुकानें खाली करानी होंगी। लेकिन प्रशासन ने इस नोटिस से व्यापारियों में हड़कंप भी मचा हुआ देखा गया, और शुक्रवार को व्यापारियों ने इस नोटिस के विरोध में नगर निगम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पंचाचूली की तलहटी में एक बार फिर से आग धधकने लगी है, और बीते 4 दिनों से पंचाचूली की तलहटी से आग धधकती हुई देखी गई।
लेकिन आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। असल में सर्दियों के सीजन में ठंड से बचने के लिए दुर्लभ जानवर निचले इलाकों की ओर आने लगते हैं और ऐसे में शिकारी तलहटी में आग लगाकर इनका शिकार करते हैं। और बीते दिनों भी पंचाचूली की तलहटी में आग लगी थी, लेकिन इस बार बहुत बड़े इलाके में आग फैल गई है, जिस कारण दुर्लभ वन्य जीवों पर भी खतरा गहरा हो गया है। क्या देवभूमि उत्तराखंड में 2024 का लोकसभा चुनाव राम मंदिर और गाय को केंद्र में रखकर ही लड़ा जाएगा? आखिर क्यों उठ रहे हैं इस तरह के सवाल, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के शहरों की सड़कों पर घूम रही ये गाय रोजाना बड़ी दुर्घटनाओं की वजह बन रही है। यही नहीं, किसानों की फसलें भी इनके निशाने पर हैं। इसीलिए गाय और गंगा को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाली बीजेपी को 2024 के चुनावों से पहले सड़क पर घूम रहे ये खुले गौवंश चुनौती दे रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार इन गायों के लिए गौशाला बनाने को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदेश के हर नगर निगम, पालिका और पंचायत के स्तर पर सरकारी गौशालाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए जो प्लानिंग करी है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। केंद्र सरकार ने भी की है, हम लोगों ने भी की है। गौ माता है जिसे हम माँ मानते हैं, उसकी पूरी तरह से परवरिश करना, उसके जीवन को सुरक्षित रखना हमारा पहला कर्तव्य है। उस पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी भी सरकार की मंशा को जमीन पर उतारने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव तक भले ही पक्की गौशालाएं न बन सके, लेकिन अस्थायी गौशालाओं का काम जोरों पर है। हम लोगों ने गौशालाओं को लेकर पूरे जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में होमवर्क किया है, जिसमें रामनगर में भी गौशाला के लिए जगह चिन्हित करी गई है, डीपीआर बन गई है। हल्द्वानी नगर निगम के लिए हल्दू चौड़ क्षेत्र में भी गौशाला का चिन्हीकरण किया गया है। इसके अलावा भवाली की डीपीआर भी शासन को चली गई है। अलग अलग क्षेत्रों की डीपीआर पर होमवर्क चल रहा है। दरअसल गायों को लेकर बीजेपी की केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कठोर कानून बना चुकी है। गौवंश के मीट पर प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे में बढ़ते गौवंश को संभालना भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार की कोशिश इसी के जरिए राजनीति को साधने की है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए हर गली मोहल्ले में पार्टी के नारों से दीवारों को पोत रही है, और जिसे अब कांग्रेस आपराधिक करार देते हुए केस दर्ज कराने की धमकी भी दे रही है, क्योंकि इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी कानून का सीधा उल्लंघन हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री सतपाल महाराज, जो दीवारों पर पार्टी चुनाव निशान बनाते हुए नारे लिख रहे हैं। प्रदेश भर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इन दिनों हर खाली दीवार पर पार्टी स्लोगन लिखते हुए नजर आ जाएंगे। कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। उनका कहना है कि बीजेपी सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित कर नियम कानून को ताक पर रख रही है, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सारे नियम कानून सबको धत्ता बताते हुए दीवारों पे लिखना मना है, ये अपराध कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा कायम करवाऊंगा मैं। दीवारों पे लिख ही नहीं सकते। ये डिफेसमेंट एक्ट जो है वो प्रतिबंधित करता है कि आप किसी भी सार्वजनिक दीवार पर नहीं लिख सकते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को इसका जवाब दिया। महेंद्र भट्ट ने अपने अभियान को सही बताते हुए कहा कि कांग्रेस लिखेगी भी क्या, उसके पास ना कोई नेता है ना कोई मुद्दे हैं। कांग्रेस की जमीन पहले ही खिसक गई है, अब उसके लिए दीवार भी नहीं बचेगी। कांग्रेस की जमीन तो वैसे ही समाप्त हो चुकी थी, अब कांग्रेस के लिए दीवार भी नहीं बचेगी, क्योंकि इशू नहीं है, मुद्दे नहीं है, लिखेंगे क्या। हमारे साथ हमने कार्यक्रम दीवार लेखन कर लिया है, तो इसके पीछे का भाव क्या है। हम गांव गांव तक उन सारे विषयों को आज लिपिबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। चुनाव की बात हो या किसी प्रोग्राम की, प्रचार प्रसार में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। लेखन अभियान चलाकर हर खाली दीवार को भगवा रंग में रंगना शुरू कर दिया है। लिहाजा वक्त रहते कांग्रेस एक्टिव नहीं हुई तो जमीन और आसमान दोनों ही गंवाना पड़ सकता है।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल की ठंडी सड़क की ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है और यहां हो रहे भूकटाव से कुमाऊं यूनिवर्सिटी के केपी और साथ ही गौरा देवी हॉस्टल के साथ ही पूरे इलाके को खतरा बना हुआ है। सिंचाई विभाग ने करीब 12 करोड़ से इस ट्रीटमेंट का काम शुरू किया है, तो वहीं इसके साथ ही इस पहाड़ी में भी सौंदर्यीकरण का कार्य भी होना है। आपको बता दें कि नैनीताल की ठंडी सड़क से साल 2021 में भूस्खलन हुआ था, जिससे कि कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर का कुछ हिस्सा खतरे की जद में आ गया था। जो इसका सुदृढ़ीकरण है वो काम अभी शुरू हुए हैं। भविष्य में इसमें इसको सौंदर्यीकरण करने, पर्यटन की दृष्टि से अन्य इसमें आकर्षक चीज़ें कराए जाने के लिए भी एक प्रपोजल वर्तमान में विचाराधीन है। वो जैसे ही सैंक्शन हो जाएगा उसके अनुसार स्ट्रेंथनिंग के काम के बाद उसको टेकअप किया जाएगा। हरिद्वार में दक्षिण काली पीठ मंदिर में इन दिनों विदेशी साधकों का जमावड़ा लगा हुआ है। विदेशी साधक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेते हुए पहुंचे और अमेरिका, रूस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देशों से 90 साधकों का दल हरिद्वार में यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होकर हिंदू संस्कृति से जुड़ रहा है। और इन साधकों ने कैलाशानंद गिरी से दीक्षा ली है और स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया कि विदेशी अनुयायी हिंदू पूजा पद्धति से प्रभावित होकर काली मंदिर पीठ से जुड़ रहे हैं और हर साल यहां पर विदेशियों की संख्या बढ़ रही है। प्रति वर्ष बहुत भारी संख्या में और अमेरिका, टोरंटो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अमेरिका के आसपास के ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऐसे जो बड़े अनुयायी हैं, बड़े उच्च कोटि के लोग हैं वहाँ, बड़े अच्छे परिवार के लोग हैं वहाँ। कैलाशानंद गिरी के अनुयायी हैं और हम लोग यहाँ मेडिटेशन सीख के आए हैं। यहाँ हमारी आज दीक्षा सेरेमनी 2 दिन पहले थी। आज हम यज्ञ करने आए थे। हम सनातन में बहुत रुचि रखते हैं। उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम बनने में अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। एक्सटेंशन के बावजूद तय समय पर नहीं बन पाने के कारण चुनाव से पहले बीजेपी इसका सियासी फायदा लेने में भी चूक सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम के निर्माण का शिलान्यास किया था। प्लान था कि दिसंबर 2023 तक सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नतीजा, इसकी तारीख बढ़ाकर फरवरी 2023 कर दी गई, लेकिन अभी भी इसका 65% ही काम हो पाया है। शुक्रवार को सैन्य धाम के निरीक्षण पर पहुंचे सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। जो मेजर वर्क है 65% पूरा हो गया है, 35% काम बाकी है और मैंने इनसे कहा कि आप दिन रात काम करें और किसी भी हालत में फरवरी तक हम जो है इसको पूरा करके वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को अवसर करें। काम में देरी की अधिकारियों के पास अपनी वजह है। उनका कहना है कि पहले सैन्य धाम 2 हेक्टेयर जमीन पर डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसे 4 हेक्टेयर जमीन पर डिजाइन किया गया। यही कारण है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 58 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ हो गई। इसमें कुछ चेंजेज हुआ है, प्रोजेक्ट के कॉस्ट बढ़े हैं और उसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से इसमें वर्क बढ़ गए, तो उस हिसाब से अब कुछ नई चीजें यहाँ पे निकल के आएगी। जो जब फाइनल होगा तो कुछ नई चीजें दिखेगी यहाँ पे। प्रोजेक्ट का स्वरूप कुछ और था, बाद में कुछ चेंज हुआ है, इस वजह से एक्सटेंशन दिया गया है, क्योंकि पुराने के हिसाब से तो अगर होता तो अब तक कंप्लीट कर दिए होते। सैन्य धाम बना रही पेयजल निगम की माने तो अभी अच्छा खासा वक्त लग सकता है। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस सैन्य धाम की परिकल्पना की गई थी उसका लोकार्पण तो होगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही ये संभव हो सकेगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि मंत्रियों की घोषणा के बावजूद भी उस पर धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, जिसका बड़ा उदाहरण टिहरी में देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टिहरी झील से सटा तिवाड़ गांव, जिसे मॉडल स्टे विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 32 से अधिक होम स्टे हैं जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को पसंद आ रहे हैं। वहीं 4 फरवरी 2023 को अपने टिहरी दौरे के दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी तिवाड़ गांव का दौरा किया था और यहाँ ग्रामीणों द्वारा किए गए कामों की तारीफ की और इस गांव को पर्यटन गांव घोषित किया था, जिसके साथ ही यहाँ बोटिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, स्थानीय खान-पान को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियां करनी थी। लेकिन 1 साल बाद ये सिर्फ एक घोषणा बनकर रह गई। यहाँ पर आकर के इसको पर्यटन ग्राम घोषित करता हूँ और निश्चित रूप में हम चाहेंगे यहाँ फैसिलिटी बने, पार्किंग लॉट बने, यहाँ पर जो है जेटी आए और यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप हो, जिससे कि हमारा आदर्श ये एक पर्यटन ग्राम के रूप में ये विकसित हो। गांव अभी तक तिवाड़ गांव को सिर्फ घोषणाओं में रखा गया, ना कि कोई कागज अभी तक उसमें पर्यटन विभाग की तरफ से कोई कागज आगे नहीं बढ़ाया गया और ना ही कोई एक्टिविटी ऐसी कोई तिवाड़ गांव या उसके आसपास क्षेत्र में पर्यटन विभाग की तरफ से की गई, जिससे कि लगे कि हाँ पर्यटन मंत्री जैसे बड़े कद के व्यक्ति ने गाँव को पर्यटन गाँव घोषित किया हुआ है। बीते साल फरवरी के महीने में खुद सीएम धामी ने भी अपने टिहरी दौरे के दौरान तिवाड़ गांव में ही रात्रि विश्राम किया था। सीएम ने तिवाड़ गांव का विजिट कर होम स्टे संचालकों से बातचीत की थी और चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी थी। उधर अब पर्यटन विभाग टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत तिवाड़ गांव को डेवलप करने की बात कह रहा है। तो हमारा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टिहरी लेक एरिया प्रोजेक्ट है, उसके तहत भी डिफरेंट कंपोनेंट्स आने हैं। एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज का भी कंपोनेंट है जो आपका तिवाड़ गांव को कोटी कॉलोनी से जोड़ेगा। टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते ये घोषणाएं और योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जिससे टिहरी और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।